मेरा गोरा रंग, बोलती आंखें, कंधों तक, बलखाते बाल, चौड़ी छाती, पतली कमर और चिकनी सुडौल जांघें सभी को लुभाती थी। पुरुष मेरे सौंदर्य को देखकर कहते, ये लड़की तो किसी रसगुल्ले से कम मुलायम और रसदार नहीं है। इसे देखने मात्र से ही जन्नत की सैर हो जाती है। मैं सुंदर थी, मेरी देह यष्टि आकर्षक थी। मैं पुरुषों के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही नारी स्वभाववश खिल जाती और मुझे अपनी खूबसूरती का बरबस ही आभास होने लगता। मैं बुदबुदाए बिना न रह पाती। मुझ पर तुम सब मरते हो तो मरो, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। मैं तो आग हूँ, आग। मुझे पकड़ने के लिए पानी बनना होगा। मैं सुंदर हूँ, पर इतनी भोली नहीं हूँ कि अपनी प्रशंसा सुनते ही तुम्हारी बाहों में समा जाऊंगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि माँ की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं जैसे से जाग उठी। माँ मेरे सामने खड़ी मुस्करा रही थी। मेरी माँ मुझसे कहीं अधिक खूबसूरत थी। वो एक प्रौढ़ महिला थी, लेकिन देखने में 21-22 की ही लगती थी। वो अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य के प्रति हरदम सजग रहती थी। वो अपने मुंह से कुछ कहती तो नहीं थी, किंतु उसके मन के भाव से अक्सर ही मुझे लगता कि वो वेदांत अंकल को पसंद करती है और पापा उसके अनुकूल नहीं है। वेदांत अंकल कहाँ से आते थे और मम्मी से उनका संबंध कब से था, इससे मेरा कोई मतलब नहीं था। इतने में मम्मी चहकती हुई बोली, बेटी तुम आज स्कूल नहीं गई? आज तो छुट्टी है। मैंने ये कहकर मम्मी की ओर देखा। आज उसने गुलाबी साड़ी बांध रखी थी। मम्मी पर गुलाबी कपड़े बहुत ही खिलते थे। उसका रूप उनमें और अधिक दमक उठता था। मुझे जहाँ तक मालूम था, मम्मी सचती संवरती तभी थी जब वेदांत अंकल घर पर होते थे या आने वाले होते थे। वैसे तो सचना संवरना मम्मी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था, लेकिन उस दिन वो विशेष रूप से साज श्रृंगार करती थी। जब वेदांत अंकल घर पर होते, मैं अचानक ही बोल पड़ी, तो वेदांत अंकल आज आने वाले हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मम्मी पापा के लिए क्यों नहीं सचती संवरती है। शायद माँ के सपनों के राजकुमार पापा नहीं हैं, वेदांत अंकल ही हैं। वैसे ये कड़वा सच भी है, वेदांत अंकल पापा से अधिक सुंदर और स्मार्ट हैं। अपने आप को हमेशा ही सुंदर बनाकर रखते हैं, कपड़े ढंग के पहनते हैं और पापा तो बिल्कुल ही ढीले ढाले व्यक्ति हैं। एक ही कपड़े को 2-2 रोज तक पहने रहते हैं। शेव तभी बनाते हैं जब खुजली होने लगती है या उन्हें कोई टोक देता है। माँ को तो चुस्त और खूबसूरत पुरुष चाहिए। वेदांत अंकल चुस्त भी है और सुंदर भी है। इसी बीच माँ ने मुझे टोक दिया, ये लड़की तो हमेशा ही कुछ न कुछ सोचती ही रहती है। जा अपनी सहेली माधुरी से मिला, वह तुम्हें कल याद कर रही थी। मैं अवाक रह गई। माँ मुझ पर आज इतनी मेहरबान क्यों है? अचानक ही मुझे माधुरी के घर क्यों भेजने लगी? आखिर माजरा क्या है? एक साथ मेरे मस्तिष्क में न जाने कितने ही सवाल उमड़ने घुमड़ने लगे, लेकिन मुझ में ये पूछने की हिम्मत ही नहीं थी कि तुम मुझे जबरदस्ती माधुरी के घर क्यों भेज रही हो? आखिर तुम्हारा इसमें क्या स्वार्थ है? खैर, माधुरी से मिलने के लिए तो बेताब मैं भी थी। मैं पैदल ही उसके घर चल दी। माधुरी का घर हमारे घर से पैदल कोई 10-15 मिनट का रास्ता था। मैं माधुरी के घर पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। मैं बिना आवाज दिए ही अंदर चली गई। घर में उसकी माँ के सिवा कोई नहीं था। माधुरी का भाई देवगन भी नहीं था। मुझ पर उसकी माँ की नजर पड़ी तो वो बोली, अंदर आ जा काजोल, काफी दिनों बाद आए हैं। माधुरी और देवगन तो अपनी नानी के घर गए हैं, कल सुबह तक आ जाने की उम्मीद है। खड़ी क्यों है? आ बैठ तो सही। मैं उसकी माँ के साथ बैठकर भला क्या बात करती। 2-3 मिनट तक खड़ी रही, फिर बोली, आंटी मैं जा रही हूँ, माधुरी आए तो कह देना मैं आई थी। ये कहकर मैं दरवाजे से होते हुए बाहर आ गई। भाई देवगन मुझसे 1 साल छोटा था। वैसे वो देखने में छोटा नहीं लगता था। देवगन बहुत शरारती भी था। वो केवल शरारती ही नहीं था, बहुत सुंदर और स्मार्ट भी था। मेरी उम्र यही कोई 15-16 की थी। देवगन 15 का था। जीन्स
कि पैंट और टी शर्ट में वो किसी राजकुमार से कम सुंदर नहीं लगता था। मैं यही सब सोचती हुई अपने घर आए तो दरवाजा धक्का देते ही खुल गया। मैं बरामदे से होते हुए मम्मी के बेडरूम के सामने आए तो किसी मर्दाने आवाज को सुनते ही ठिठक गई, पापा तो घर पर है नहीं, 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं। फिर यह मर्दानी आवाज कहाँ से आ रही है और ये आवाज किसकी हो सकती है? मैं वहीं खड़ी होकर सोचने लगी कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। यह आवाज मम्मी के बेडरूम से आ रही थी। मैंने सोचा शायद पापा आ गए हैं, लेकिन वो तो ऑफिस के काम से गए हैं, काम बीच में ही छोड़कर कैसे आ सकते हैं? मैं ये सोचते सोचते दबे पांव मम्मी के बेडरूम की ओर बढ़ गई। दरवाजे के नजदीक आकर खिड़की की ओर देखा तो खिड़की बंद थी। मैं अंदर झांकना चाहती थी, मेरे मन में वैसे कोई दुर्भावना नहीं थी। मैं अंदर झांकना चाहती थी, मेरे मन में वैसे कोई दुर्भावना नहीं थी। मैं तो ये देखने के लिए बेचैन थी कि कहीं पापा तो नहीं आ गए हैं। तभी मेरी निगाह दरवाजे के गोल छेद पर पड़ी। मैं एक आंख बंद कर दूसरी आंख से उस छोटे से गोल छेद में झांकने लगी। अंदर का नजार देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें मलकर फिर उस गोल छेद से झांका तो वही दृश्य नजर आया। इस बार अविश्वास करने का कोई सवाल ही नहीं था। वेदांत अंकल बिल्कुल ही निर्वस्त्र थे और मम्मी चड्डी बनियान में थी। इस मुद्रा में दोनों ही बहुत खुश थे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले यूं बैठे थे जैसे एक दूसरे को सम्मोहित कर रहे हो। इतने में मम्मी ने वेदांत अंकल के पेट में गुदगुदी की। वह अनायास ही हंसने लगे और हंसते हंसते ही उन्होंने मम्मी को अपनी गोद में उठाकर बिठा लिया। मम्मी उनके गले में बाहें डालते हुए बोली, तुम्हारी बाहों का स्पर्श बड़ा ही अच्छा है। दिगंबर ने तो मुझे कभी ऐसा आनंद दिया ही नहीं। तुम्हारा पति दिगंबर कोई मर्द थोड़े ही है, वो तो भोदू है, न जाने कैसे उसके साथ तुम रहती हो। वेदांत अंकल ये कहकर हंसने लगे। दिगंबर तो एक खंभा है जिसकी आड़ में मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। दिगंबर जैसे पति को उंगलियों पर नचाना मुझे खूब आता है। मम्मी ये कहते कहते काफी आक्रामक हो गई और उसने वेदांत अंकल के गाल को दांतों से काट लिया। वेदांत अंकल भी कहीं चूकने वाले थे। एक हल्की सी सीतकार लेते हुए उन्होंने मम्मी को बाहों में समेट लिया, फिर उसके होठों को जोर से भींच लिया। अब कैसा लग रहा है? कैसा क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? तुम्हें नहीं पता, स्त्रियां दर्द से मिठास चूसती हैं। मम्मी के शब्द ये कहते कहते लड़खड़ा गए। उसकी आंखें बंद हो गई। दोनों एक दूसरे के होंठ ऐसे चूस रहे थे जैसे लॉलीपॉप या आइसक्रीम चाट रहे हों। तभी वेदांत अंकल ने मम्मी को एक हल्की सी थपकी लगाई। इस थपकी के जवाब में मम्मी ने भी उनकी पीठ पर एक हल्की सी चिकोटी काट दी। प्रेम का इतना जीवंत और उत्तेजक दृश्य मैंने पहली बार ही देखा था। मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा, मेरे कपड़े पसीने से नहा गए। मुझे इस खेल को देखने में आनंद भी आ रहा था और घृणा भी हो रही थी। घृणा इसलिए हो रही थी क्योंकि यह खेल मेरी मम्मी किसी दूसरे मर्द के साथ खेल रही थी। पापा के साथ वो खेल में शामिल होती तो शायद मुझे घृणा न होती या मैं इतनी देर तक यहाँ न खड़ी होती। इतने में ही मैंने देखा दोनों एक दूसरे से थक हार कर ऐसे दूर दूर बैठे हौंफ रहे हैं मानो दो शिकारी कुत्ते बराबर की कुश्ती लड़ते लड़ते थक गए हों और पुनः लड़ने के लिए सुस्ता रहे हों। तभी मम्मी ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, आओ यहाँ मेरे पास। आज तो होंठ ऐसे चूस रहे थे जैसे कोई आइसक्रीम चूसता हो। क्या तुम इस मामले में पीछे थी? वेदांत अंकल ये कहकर जाने के लिए उठ खड़े हुए। मम्मी ने उनका हाथ झुककर पकड़ लिया। क्यों? दिल भर गया, अब बस भी करो, काजोल कहीं आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। वेदांत अंकल की आवाज में थकान थी, लेकिन मम्मी के चेहरे पर थकान की शिकन तक भी नहीं थी। उसकी आंखों में तो अभी यौन आमंत्रण हिलोरे मार रहा था। उसने वेदांत अंकल को खींचकर पलंग पर बिठा दिया। काजोल अपनी सहेली के घर गई है, वो अभी नहीं आने वाली। मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। तुम भी? वेदांत अंकल ने ये कहते कहते मम्मी को बाहों में भींच लिया। लगता है अब कल वाले आसन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। करो ना, मना किसने किया है? मम्मी यह कहते कहते हंसने लगी। अंकल ने उसको पलंग पर पटक दिया। मम्मी का पूरा शरीर पलंग पर मचल रहा था। अंकल ने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। संगीत की धुन बड़ी ही मनमोहक
और दिलकश थी। तभी अचानक ही मुझे छींक आ गई। सारा गुड़ गोबर हो गया। मैं हड़बड़ा कर अपने कमरे की ओर भागती चली गई और पलंग पर निढाल पड़ गई। मुझे अपने आप पर बहुत ही खींच आ रही थी। इस नासपीती छींक को क्या अभी ही आना था? सारा खेल बिगाड़ दिया। इतने में दरवाजा खुलने की भागम की आवाज आई। मैं फटाफट पलंग से उठकर कपड़े बदलने लगी ताकि मम्मी यह समझे कि मैं माधुरी के घर से अभी अभी आ रही हैं। इसी बीच मम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने देखा वह काफी भयभीत थी। वह मेरे करीब आकर बोली, कब आई? अभी चली ही तो आ रही हूँ। घर पर ही थी? हाँ, घर पर ही थी। मैं इतना कहकर बाथरूम में आ गई और स्वयं को सहेजने संभालने की कोशिश करने लगी। मुझे डर था कि कहीं मैं माँ बेटी के मर्यादित रिश्ते की गरिमा को भूलकर कोई अशोभनीय बात न कर बैठूं। मैं माँ से कोई सवाल करना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ की यह अपनी जिंदगी थी। न जाने किस मजबूरी में वो ये सब कर रही थी। कोई कारण जाने बिना माँ को कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। वो पापा से इतनी बड़ी बेवफाई क्यों कर रही थी? ये बात मुझे भीतर कचोट रही थी। मैं शुरू से ही उस विचारधारा की थी, जो भी काम करो खुलेआम करो, किसी से धोखाधड़ी न करो। कोई भी काम बुरा नहीं होता, वो तब बुरा हो जाता है जब वो सबकी नजरों से बचाकर किया जाता है। मम्मी को पापा पसंद नहीं है या वे उसको खुश नहीं रख पाते हैं तो वह वेदांत अंकल के साथ उन्हें तलाक देकर रह सकती है। ऐसे छुप कर वो जो कर रही है उससे तो परिवार में गंदगी ही फैल रही है। मैं बाथरूम से कोई 10 मिनट के बाद आई तो मम्मी अपने बेडरूम में थी। वेदांत अंकल जा चुके थे। मैं उनके सामने जानबूझकर नहीं गई थी कि कहीं वो शर्मा ना जाए या मम्मी को मुझ पर शक ना हो जाए। मैं अपने कमरे में आकर अभी बैठी ही थी कि मम्मी हंसती हुई आकर बोली, काजोल, तुम्हारे वेदांत अंकल आए थे, तुम उनसे मिल भी न सकी। मैंने बेकार ही तुमको माधुरी के घर भेज दिया। आओ मेरे साथ कमरे में। ये कहते कहते मम्मी ने मेरी बांह पकड़ ली और मुझे खींचते हुए अपने कमरे में ले आई। मैंने देखा पलंग पर ढेरों सामान बिखरे पड़े थे जिनमें ज्यादा मेरे लिए ही थे। मैं सब कुछ भूल भाल कर पलंग पर उछल कर चढ़ गई और अपने दोनों हाथों से कपड़े फैलाकर अपने नाप के कपड़े देखने लगी। गुलाबी मिनी सर्किट टॉप, जीन्स की टाइट पैंट और लो कट टी शर्ट, आसमानी गाउन और भी न जाने कितनी ही पोशाकें वेदांत अंकल मेरे लिए लाए थे। तभी मम्मी मुस्कराती हुई बोली, तुम्हें कपड़े पसंद आए? देखा तुम्हारे अंकल कितने अच्छे हैं, तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं। ओह मम्मी, अंकल कितने स्वीट हैं। मैं ये कहती हुई मम्मी के गले से लग गई। मम्मी का चेहरा खिल उठा और मैं किन्हीं ख्यालों में खो गई। लेकिन अंकल ये सब क्यों कर रहे हैं? मम्मी को पापा से हथियाने के लिए? क्या मुझे इन कपड़ों को स्वीकार करना चाहिए? मम्मी शायद इन कपड़ों का लालच दिखाकर मुझे अपने पक्ष में करना चाहती है। वह मुझे अपनी तरफ मिलाकर रखना चाहती है। वेदांत अंकल यह अच्छी तरह जानते हैं कि माँ को हासिल करना है तो बेटी को भी खुश रखना होगा। माँ बिना बेटी के हाथ नहीं आने वाली। कुछ भी हो, मम्मी जब वेदांत अंकल के साथ खुश है तो मुझे क्या हो सकता है? पापा मम्मी को यौन संतुष्टि नहीं दे पाते हों। वेदांत अंकल यौन कला में माहिर हैं। उन्हें यौन जीवन को जीना आता है। माँ को नाखुश करने का या दोषी ठहराने का मेरा कोई हक नहीं बनता है। मैं ये सोचते सोचते खिलखिल कर हंस पड़ी। मम्मी, मैं मान गई। वेदांत अंकल को कपड़ों की खरीदारी करने में वो औरतों से भी 2 कदम आगे हैं और एक तुम्हारे पापा हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मैं उनके खूंटे से बांध दी गई। मम्मी यह कहते कहते काफी भावुक हो गई। मैंने देखा उसकी आंखें भीग आई थी। उसके चेहरे पर पापा के प्रति वितृष्णा के भाव पसर आए थे। मैं बोली, मम्मी के संबंध के बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि मम्मी के साथ मैं रह रही हूँ। हो सकता है पापा मम्मी से भी 2 कदम आगे हों। मैं केवल मम्मी को ही बुरा क्यों मानूं? पापा भी तो बुरे हो सकते हैं। मैं ये सोचते सोचते ही अपने कमरे में आ गई। दूसरे दिन पापा घर आ गए। उनके आते ही मम्मी ने मायके जाने का मन बना लिया। वह मुझे भी अपने साथ ले जाएगी ये सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन वह मुझे अपने साथ नहीं ले गई। मम्मी पापा से यह बोलकर अकेली ही चली गई कि मैं मायके जा रही हूँ। माँ की तबीयत खराब है, मैं 2 दिन के बाद खुद ही आ जाऊंगी। पापा ये सुनकर बहुत ही खुश हुए। उनका रिश्ता भी अजीब था। मम्मी घर पर होती तो पापा बाहर होते और पापा घर पर
होते तो मम्मी बाहर होती। मुझ पर क्या बीत रही है, इससे उन दोनों को कोई मतलब नहीं था। वैसे मैं भी इसकी आदी हो गई थी। आदी क्या हो गई थी, अपने आप को समझा लिया था। हाँ, इतना तो जरूर था कि मेरी नजरों में पापा की छवि मम्मी की छवि से कुछ अच्छी थी। अच्छी क्या, पापा के बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं थी। पति पत्नी के बीच की बढ़ती दूरियां बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होती है, इसका एहसास मुझे अब हो रहा था। मैं एकदम ही अकेली पड़ गई थी। आज मैं दोपहर में ही स्कूल से घर लौट आई। दरवाजा खुला हुआ ही था। हाथ में फाइल लिए मैं बरामदे में आई तो जनानी आवाज सुनकर चौंक गई। अगले पल ही मैं इस सोच में पड़ गई, मम्मी आज मायके सुबह ही चली गई। ये पापा के बेडरूम में कौन औरत है? मैं ये सोचती हुई बेडरूम की ओर बढ़ गई। खिड़की का दरवाजा बंद था, दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी। मम्मी पापा का बेडरूम एक ही था। मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा कि अंदर का नजारा कैसे देखूं। दरवाजे के उस छोटे से छेद से होकर एक आंख बंद कर दूसरी आंख से मैं अंदर झांकने लगी। पापा एकदम निर्वस्त्र थे और वह महिला जिसे मैं कुछ कुछ पहचानती थी नाइटी गाउन में थी। वह पापा के साथ एक दो बार घर पर आ चुकी थी। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो उसका नाम भी याद हो आया। उसका नाम रवीना था। रवीना यही कोई 22-23 की छरहरी देह वाली खूबसूरत महिला थी। वह मम्मी से अधिक सुंदर भी नहीं थी तो कुरूप भी नहीं थी। मैं हैरान थी, जिस पापा को मम्मी पसंद नहीं करती है, उस पापा को एक उससे कम उम्र वाली युवती पसंद करती है। ये ईश्वर की कैसी लीला है। इतने में ही रवीना ने नाइटी गाउन उतारकर एक तरफ रख दिया। मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं ये सब देखकर हैरान हो रही थी। कमाल है, बातचीत से इतनी सभ्य और सौम्य दिखने वाली रवीना कितनी चालू है। मेरी माँ भी तो रवीना की तरह ही सौम्य और सीधी सादी लगती है, लेकिन इस मामले में कितनी शातिर है। मैं तो एक शातिर और बदचलन स्त्री पुरुष की संतान हूँ। मेरा भविष्य कैसा होगा? तभी रवीना ने पापा की दाईं जांघ पर कसकर चिकोटी काट दी, लेकिन वो जरा सा भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उसे और प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया। मुझे आज भी याद था, एक बार मैंने पापा को गुदगुदी कर दी थी तो उन्होंने मेरे गाल पर एक थप्पड़ धर दिया था। मुझे बदतमीजी पसंद नहीं, मैं गाल सहलाती ही रह गई थी। आज पापा रवीना की बदतमीजियों पर कोई ध्यान न दे रहे थे। मैं अगले पल ही बुदा पड़ी। क्या व्यक्ति ऐसे नाजुक क्षणों में इतना संवेदनशून्य और सुन्न सा पड़ जाता है कि दांतों और नाखूनों के वार को भी महसूस नहीं कर पाता है। यहीं से मेरे मन के किसी कोने में समागम को भोगने की इच्छा ने करवट लेनी शुरू कर दी। मैं प्रेम के इस अलौकिक और आश्चर्यजनक पहलू को पकड़ने की कोशिश करने लगी। इसी बीच पापा ने रवीना को घूरते हुए कहा, तुम सचमुच ही मुझे बहुत ही आनंद देती हो। मेरी पत्नी तो मुझे पसंद ही नहीं करती है। वह कहती है कि तुम 3-3 दिन तक दाढ़ी ही नहीं बनाते हो। तुझसे बात कौन करेगा? तुम्हारी दाढ़ी कांटों की तरह मेरे गालों पर चुभती है। रवीना, दाढ़ी तो मेरी आज भी बड़ी हुई है। क्या तुम भी मेरी दाढ़ी से परहेज करती हो? पापा के ये कहते ही रवीना हंसने लगी। डार्लिंग, तुम्हारी पत्नी औरत है या कोई मोम की गुड़िया? भला पुरुष की दाढ़ी की चुभन भी कहीं स्त्री को पीड़ा पहुंचाती है? स्त्री को पीड़ा तो तब पहुंचती है जब पुरुष बीच में ही साथ छोड़ जाता है। क्या तुम्हें नहीं पता प्यार में नोच खरोच का कितना महत्व है? दाढ़ी नोच खरोच का ही तो काम करती है। ईश्वर ने कुछ सोच समझकर ही पुरुष को दाढ़ी दी है। सच तो ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दाढ़ी से ही पसंद करती हूँ। ये कहते कहते रवीना ने पापा को बाहों में समेट लिया और अपने चिकने और मुलायम गाल उनके दाढ़ीदार गाल पर रखकर रगड़ने लगी। यह मेरे लिए एक नया ही अनुभव था। मैं आश्चर्यचकित होकर सोच रही थी, यहाँ तो कोई भी किसी से प्यार नहीं करते रहा, यहाँ तो केवल सहवास की ही प्रधानता है। रवीना पापा को इसलिए पसंद करती है क्योंकि उसे पुरुष की दाढ़ी की चुभन अच्छी लगती है, और मम्मी वेदांत अंकल पर इस लिए मुग्ध है क्योंकि वो सहवास कला में निपुण हैं और साथ ही चिकने गालों वाले हैं। ये दोनों स्त्रियां ही हैं, लेकिन इनकी पसंद अलग अलग है। शायद यही वजह है कि स्त्री पुरुष अपने जीवन साथी को छोड़कर कहीं बहक जाते हैं। बहक क्या जाते हैं, अपने मनपसंद किसी सुयोग्य साथी की तलाश कर लेते हैं। मैं भी तो एक स्त्री ही हूँ। क्या मेरी पसंद अपने विचारों के अनुकूल पुरुष की नहीं है? क्या अपनी पसंद की चीज को ढूंढना
या पाना गलत है? नहीं पापा, मम्मी, वेदांत अंकल, रवीना आदि सब बहके या भटके नहीं हैं। इन्होंने तो अपनी अपनी पसंद को हासिल किया है। इसी मध्यांतर मैंने देखा पापा रवीना की देह पर झुकते जा रहे हैं और उनके होंठ रवीना के होठों को चूमने के लिए मचल रहे हैं। मैंने अगले पल ही अपनी दोनों हथेलियों से आंखें ढक ली और मन ही मन सोचने भी लगी, ये कैसी आग है जो स्त्री को पुरुष दर पुरुष और पुरुष को स्त्री दर स्त्री भटकने पर मजबूर कर देती है। पुरुष की बाहों का पहला पहला स्पर्श कैसा होता होगा? पुरुष के संसर्ग में कभी नहीं आने वाली एक स्त्री पुरुष की बाहों के स्पर्श मात्र से ही कितनी रोमांचित हो उठती होगी। मैं ये जानने की कोशिश करते करते पसीने से तरबतर हो गई। मैंने देखा मेरे हाथ के पसीने से फाइल भीग गई है और मेरे स्तनों से फूट आए पसीने ने मेरे बनियान को भिगो दिया है। मेरे हाथ अनायास ही मेरी जांघों पर चले गए। मेरी चड्डी भी पसीने से भीग गई थी। मुझे लगा मेरे भीतर भी कुछ कुछ हो रहा है। मैं वहां से सीधे अपने कमरे में चली आई। मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया था। मेरे होठों से अनायास ही बोल फट पड़े। अब स्थिति मेरे सामने बिल्कुल ही स्पष्ट है। न तो मम्मी दोषी है और न ही पापा दोषी हैं। चरित्रहीन कोई नहीं है। एक दूसरे के प्रति अरुचि, नापसंदगी और परिस्थिति जन्य लाचारी ने ही दूसरे से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया है। जो लोग इन बातों को नहीं समझते वे ही ऐसे संबंधों को गलत मानते हैं। मैं मम्मी को भी जानती हूँ और पापा को भी जानती हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है मम्मी पहले ऐसी नहीं थी। देह बेचना उसका धंधा नहीं है। वेदांत अंकल से वो पैसे नहीं ऐंठती है। उसे तो यौनानंद का सुख चाहिए जो पापा नहीं दे सकते, क्योंकि पापा तो रवीना पर मुग्ध हैं। जब प्रकृति के सारे कार्य समय से होते हैं तो फिर मनुष्य किसी का इंतजार कब तक करेगा? मम्मी जवान है, उसे इंद्रिय सुख चाहिए ही चाहिए। किसी को बदचलन या चरित्रहीन कहना जितना आसान है उसको समझना उतना ही कठिन है। एक पुरुष की बाहों से दूसरे पुरुष की बाहों में जाने का सफर कितना दुष्कर होता है। भले ही सहवास के सुखों में वृद्धि हो जाती हो, पर क्या शुरू शुरू में दूसरे पुरुष तक पहुंचने में तकलीफ नहीं होती होगी? कितना अपमानित होना पड़ता होगा। मम्मी पापा को नजर अंदाज शुरू से ही करती आ रही है। आखिर कब तक वो अपने प्रति उसकी उदासीनता को ओढ़े रहते? कभी न कभी तो किसी न किसी से तो उन्हें जुड़ना ही था। मैं रवीना की शुक्रगुजार हूँ कि उसने पापा को समझा है, और मैं वेदांत अंकल की भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मम्मी की पीड़ा को और बढ़ने नहीं दिया है। अगर पापा के जीवन में रवीना नहीं आई होती और मम्मी के जीवन में वेदांत अंकल नहीं आए होते तो क्या ये दोनों दिमागी रूप से पागल नहीं हो गए होते? इन अवैध संबंधों ने ही तो उन्हें यौनरोगी होने से बचाया है। इतने में ही मेरे विचारों की श्रृंखला टूट गई। पापा दरवाजे में खड़े थे और रवीना उनके पीछे खड़ी थी। मेरे बोलने से पहले ही दोनों मेरे नजदीक आकर बैठ गए। मैंने देखा दोनों के ही चेहरों पर गजब की ताजगी और आत्मसंतुष्टि थी। मेरे मन में पापा के प्रति कोई मैल भाव नहीं था। मैं रवीना को भी एक बदचलन औरत नहीं मानती थी। मम्मी के लिए भी मेरे मन में कोई बैर भाव नहीं था। परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थी कि सब घालमेल हो गया था। ऐसा कभी मेरे साथ भी हो सकता था या किसी दूसरे के साथ भी। मेरी तरह विचारधारा शुरू शुरू में इन लोगों की भी होगी। जब परिस्थितियां इनके प्रतिकूल होती गई तो इनके विचारों में भी बदलाव आता चला गया। मेरे भीतर एक गजब का आत्ममंथन चल ही रहा था कि पापा ने मुझे टोक दिया, काजोल बेटी क्या सोच रही हो? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही? मैंने कहा सब ठीक चल रहा है पापा, और मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारी कहानी में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बेल आइकन दबा लें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।